नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी निबंध साहित्य के अंतर्गत निबंध का अर्थ, परिभाषा, निबंध के तत्व और निबंध के प्रमुख प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध शब्द मूलतः हिंदी का तत्सम शब्द है। संस्कृत की मूल धातु बंध में नी उपसर्ग लगाने पर संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में निम्न व्युत्पत्तियाँ प्राप्त होती है। निबंध धन बंधन, बनाना, रोकताम, बंधन, बेड़ी, कारण, स्थान, ग्रंथ की वृत्ति, पुस्तक, टीका, किसी विषय का वह सविस्तार विवेचनात्मक लेख जिसमें उससे संबंध रखने वाले अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन है। पुनः देखें, किसी विषय का निबंध क्या है? किसी विषय का वह सविस्तार विवेचनात्मक लेख है जिसमें उससे संबंध रखने वाले अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन है। इस प्रकार व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ के अनुसार निबंध का अर्थ हुआ किसी विषय पर विचारों का निबंध। वृहत हिंदी कोश में निबंध के निम्न अर्थ दिए गए हैं। निबंध बंधन, संलग्नता, संग्रह ग्रंथ, लेख, गीत प्रतिबंध। रामचंद्र वर्मा ने प्रामाणिक हिंदी कोश में निबंध के विषय में लिखा है, अच्छी तरह बांधने की क्रिया या भाव। बंधन किसी विषय का वह सविस्तार विवेचन जिसमें उससे संबंध रखने वाले अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन है। उक्त प्रकार का वह छोटा लेख जो विद्यार्थी अपनी लेखन शक्ति और विवेचन बुद्धि बढ़ाने के अभ्यास के रूप में लिखते हैं। प्राचीन काल में निबंध शब्द का प्रयोग औषधि एवं द्रव्य के रूप में होता था, लेकिन साहित्य में बांधने, संग्रह करने आदि क्रियाओं का द्योतक था। प्रारंभिक काल में लोग भोजपत्रों, कुशे वस्त्र, काष्ठपट पर लिखा करते थे तथा नष्ट हो जाने के भय से उन्हें बांधते या संग्रहित करते थे। कालांतर में बांधने, धुदने आदि का अर्थ भोजपत्र आदि पर अंकित भावों एवं विचारों के साथ प्रयुक्त रचना ही निबंध कहलाने लगी। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग भाष्यों, टीका ग्रंथों से लेकर साहित्यिक, दार्शनिक, धार्मिक आदि ग्रंथों के लिए होने लगा। निबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भगवद गीता में बांधने के अर्थ में मिलता है। 7वीं सदी में सुबंधु ने वासवदत्ता के मंगलाचरण में ग्रंथ रचना के अर्थ में निबंध का प्रयोग किया। उसके बाद से ही निबंध शब्द का प्रयोग रचना के अर्थ में मिलने लगता है। इस प्रकार निबंध शब्द का प्रयोग यद्यपि संस्कृत साहित्य में अत्यंत प्राचीन काल से मिलता है और कुछ विद्वानों जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय आदि ने इस विधा के बीज संस्कृत साहित्य में ढूंढे हैं। तथापि साहित्य में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों के स्वतंत्र और विच्छिन्न स्थलों को निबंध मानना उचित नहीं है। संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कृतियों एवं स्रोतों के आधार पर निबंध का वस्तुनिष्ठ स्वरूप ही अभिव्यक्त होता है। इसी आधार पर हमारे यहाँ
दार्शनिकों, वैज्ञानिकों या आलोचकों द्वारा किसी विषय पर विस्तार और निर्व्यक्तिकता से प्रयुक्त श्रृंखलाबद्ध विचारों को निबंध कहा गया, लेकिन बाद में निबंध में विचार के साथ भाव भी सम्मिलित हुआ। पुराने समय में यह शब्द द्रव्य और औषधि के अर्थ में भी प्रयुक्त होता रहा है। इसका अंग्रेजी पर्याय एसे है, जिसका विकास फ्रेंच शब्द संज्ञा अस से, जो क्रियापद ऐसा अत की देन है। ऐसे का अर्थ है मन का आकस्मिक और उच्च श्रृंखल आवेग, असंबद्ध बुद्धि विलास, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें तर्क के सहारे शास्त्रीय और विश्लेषणात्मक रीति को अपनाकर किसी विषय का प्रतिपादन हो। वहाँ पश्चिम के ऐसे के प्रभाव में उसमें अपूर्णता, असंबद्धता और विश्रृंखला की प्रवृत्ति आने लगी है। भाषा शब्दकोश में निबंध शब्द की व्याख्या दी गई है। बंधन, प्रबंधप, लेख, गीत। प्राचीन काल में हस्तलिखित पोथियों को सीकर रखा जाता था। सीने की इस क्रिया का नाम ही निबंध था। निबंध अर्थात संवार कर सीना। बाद में यह शब्द ऐसे ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें मतों, व्याख्यानों, विचारों का संग्रह हो। संस्कृत साहित्य में निबंध प्राय साहित्यिक रचना, टीका या कृति के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, जिसमें विशेष रूप से बंध, सम्यक, कसाव और संगठन हों। वामन शिवरा आपटे कृत कोश में निबंध के 12 अर्थ दिए गए हैं, जिनमें पहला बांधना या जोड़ना, दूसरा लगाव या आसक्ति, तीसरा रचना या लिखना, चौथा साहित्य टीका या कृति, पांचवा संग्रह, छठा संपत्ति का दान, पशुओं का दूध या द्रव्य का अंश किसी की सहायता के लिए बांध देना, सातवां समय, बाधा, रोक, आठवां मूत्रावरोध, नौवां श्रृंखला, 10वां निश्चित धन, 11वां उत्पत्ति और 12वां कारण। नालंदा अद्यतन कोश में निबंध का अर्थ निम्न प्रकार से दिया गया है: अच्छी तरह बांधने का भाव या क्रिया, किसी विषय का सविस्तार विवेचन, उक्त प्रकार का छोटा लेख या रोकथाम, सहारा या अधीनता, आधार या उद्देश्य, स्थापना, वाक्य रचना, टीका, निबंध का पेड़, पेशाब रुक जाने का रोग, वह वस्तु जिसे देने का वायदा किया गया हो। संस्कृत में प्रबंध शब्द का प्रयोग भी लगभग इसी अर्थ में होता था। प्रबंध का आशय था संबद्ध विचारों और विषयों वाली व्यापक रचना, जिसमें गंभीरता से किसी विषय के स्वरूप और महत्व का प्रतिपादन हो, या जिसमें कई रूपों के विषयों के बारे में अनेक मतों का संग्रह हो। प्राय उपसर्ग विस्तार का ही द्योतक हैं। निबंध की तरह प्रबंध का भी प्रयोग किसी भी मौलिक रचना के लिए किया जाता था। शब्दार्थ की दृष्टि से निबंध प्रबंध का अर्थ एक ही है, बंधा हुआ या कसा हुआ। निबंध का नी उपसर्ग उसकी आकारगत लघुता और नैकट्य का संकेत करता है। प्रबंध का विस्तार का सूचक है। प्रारंभ में निबंध गद्य रचना की प्रणाली विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रबंध में या तो वृहद आकार खोजपूर्ण निबंध का अर्थ निहित है अथवा इसका प्रयोग महाकाव्य के लिए होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय दृष्टि से निबंध गद्य रचना की वह विधा है जिसके अंतर्गत विषय की सुसंबद्धता
शैली की व्यवस्था की गई हो। पुनः देखें इसे। भारतीय दृष्टि से निबंध गद्य रचना की वह विधा है जिसके अंतर्गत विषय की सुसंबद्ध शैली की व्यवस्था की गई हो। अब निबंध की परिभाषा। किसी भी साहित्यिक विधा की परिभाषा स्थिर करना सरल नहीं है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि यों तो किसी भी साहित्य रूप की सर्वसंभव परिभाषा देना कठिन है, परंतु निबंध को परिभाषा में बांधना कदाचित काव्य को परिभाषित करने से भी कठिन है। इस दृष्टि से निबंध अपने शाब्दिक अर्थ के विपरीत बंधनहीन है। अंग्रेजी में ऐसे का भी, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रयास है, परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। अंग्रेजी ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में निबंध शब्द का प्रयोग प्रचलित है, जिसके अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे प्रयास, पहला, काम चला, यत्न आदि। पाश्चात्य निबंधकार मोंटेन ने स्वयं अपने निबंधों के विषय में कहा है, अपने निबंधों का विषय में ही यों निबंध अपनी आत्मा को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न मात्र हैं। इनमें मेरे ही निजी विचार और कल्पनाएं हैं, कोई नवीन खोज नहीं। मोंटेन के अनुसार, ध्यान रखें परिभाषा महत्वपूर्ण है, मोंटेन के अनुसार निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। मोंटेन ने निबंध को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निबंध को मन का आकस्मिक और उत्संखल आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलासा बताया है। निबंध को परिभाषित करते हुए ही जॉनसन आगे लिखते हैं, निबंध मानसिक जगत की विशृंखल विचार तरंग है, एक असंगठित, अपरिपक्व और अनियमित विचार खंड। यदि हम भारतीय विचारधारा के अनुसार निबंध को परिभाषित करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता है। व्यक्तिगत विशेषता का अर्थ यह नहीं है कि उसमें प्रदर्शन के लिए विचार की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए उसकी अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखें, अथवा भाषा सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगिनियों में से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय कुछ नहीं। बाबू गुलाब राय ने निबंध की विशेषताओं को संग्रह करके निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। पुनः देखें, बाबू गुलाब राय ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर जयनाथ नलिन ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का
सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति, सजीवता और व्यक्तिगत प्रकाशन के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि उपयुक्त भारतीय मतों में यद्यपि पाश्चात्य से अलग किसी नवीन संदर्भ सूत्र का परिशीलन नहीं हुआ है, तथापि इन परिभाषाओं से निबंध का स्वरूप व तत्वों का रूप स्पष्ट हो जाता है। इनके अनुशीलन से स्पष्ट है कि जहाँ कुछ विद्वान निबंध में भाव तत्व को महत्व देते हैं, वहीं अन्य इसके विचार तत्व को निबंध का प्राण स्वीकारते हैं। यानी दो विचारधाराएं हैं, जिसमें एक में भाव तत्व की प्रधानता दी गई है तो दूसरे में विचार तत्व को प्रमुखता दी गई है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि निबंध साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे कठिन रूप है। गद्य की यह केंद्रीय विधा आधुनिक युग की देन है। व्यक्ति और समाज की मानसिक चेतना और भावानुभूति की निर्बंध अभिव्यक्ति का यह रूप कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। निबंध ही एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व, निजीपन, अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसी भी विषय की ओट में स्वच्छंदतापूर्वक कर सकता है। तर्क कथन की निजी भंगिमा, परस्पर संवाद इत्यादि का समुचित समन्वय करते हुए निबंध लेखक अपने व्यक्तित्व का प्रभाव पाठक के मानस पटल पर अंकित कर सकता है। निबंध क्योंकि लेखक के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वैचारिकता और आत्म प्रकाशन का ऐसा निष्कपट, प्रभावशाली तथा रोचक माध्यम संभवतः अन्य विधाएं नहीं हैं। निबंध को व्यक्तित्व एवं चिंतन तत्व प्रधान कथेत्र गद्य विधा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीछे दी गई परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जयनाथ नलिन की परिभाषा के आधार पर निबंध की विशेषताएं निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती हैं। नंबर 1, स्वाधीन चिंतन अर्थात निजी विचार, तर्क वितर्क, जीवन दर्शन, व्याख्या, परीक्षण इत्यादि युक्त मौलिक विचारधारा। दूसरा, निश्चल अनुभूति अर्थात रागात्मकता, भावुकता, हृदय की भावनाओं का स्पष्ट अवगुंठन रहित शुद्ध प्रकाशन। तीसरा, सरसता अर्थात रसपूर्णता या काव्यात्मकता। चौथा, सजीवता अर्थात सबलता, गति युक्त शैली जो भावों, विचारों का गठन आदि में आती है। पांचवा, मर्यादा अर्थात इसमें समानुपातिक आकार, फैलाव, विवेचन और संबद्ध विचार श्रृंखला, पूर्णता, ससीमता हो। निबंध के तत्वों का निर्धारण करने से पूर्व वह पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का समन्वय आवश्यक है। ऐसा ही समन्वय आवश्यक है, ऐसा ही समन्वय दृष्टिकोण डॉक्टर दशरथ ओझा ने भी अपनाया है। उनके अनुसार निबंध के तत्वों में प्रमुख हैं इसकी गद्य रचना। सामान्यतः निबंध छोटी गद्य रचना के रूप में होता है, किंतु एकाध स्थल पर यह पद्य रूप में भी लिखा गया है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व का आभास मिलता है। निबंध का लेखक विषय और व्यक्तित्व का सामंजस्य करता हुआ चलता है। निबंध अपने में पूर्ण रचना है। विषय क्षेत्र संकीर्ण होते हुए भी उसके प्रारंभ, मध्य और उपसंहार में तारतम्यता होती है।
ये अत्यंत रोचक घटना प्रकार हैं। रोचकता निबंध की सफलता और लोकप्रियता का प्राण है। उसमें शैली के उत्कर्ष के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता का प्रयोग किया जाता है। अच्छे निबंधों में भावों का योग बराबर देखा जाता है, क्योंकि निबंध इस क्षेत्र में अपनी पूरी सत्ता ज्ञानात्मकता और भावात्मकता के साथ चलता है। निबंध में औपचारिकता नहीं होती, इसमें पाठक और लेखक का सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। इन सब विशेषताओं के साथ ही कोई रचना गद्य रचना या निबंध कहलाती है। निबंध लेखक के ज्ञानात्मक और भावात्मक रूपों का समन्वय होता है, जिसमें वह अपने कटाक्षों द्वारा समाज के हर विषय पर अपनी राय देता है, ताकि समाज भी अपनी बुराइयों से लड़ सकें और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ समाज दे सकें। अगला बिंदु, निबंध के तत्व। निबंध के तत्व कितने हो सकते हैं या आधुनिक निबंध साहित्य में किन तत्वों को आधार माना जाता है, इसका कोई जटिल विधान नहीं है। निबंध की विशेषताएं निबंध की प्रकृति पर भी आधारित रहती है, अतः निबंध का तात्विक सर्वेक्षण सामान्य तौर पर किया जा सकता है, किंतु रूढ़ मान्यताओं को आधार मानकर नहीं। प्राय सभी विद्वानों ने निबंध के निम्न तत्व स्वीकार किए हैं, जिसमें पहला व्यक्तिकता, दूसरा उद्देश्य, तीसरा बुद्धि तत्व, चौथा भाव तत्व, पांचवा तत्व कल्पना तत्व, छठा संक्षिप्तता और सातवां शैली। एक बार पुनः देख लें, महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि निबंध के कितने तत्व होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको यह सभी बिंदु लिख करके इनका विस्तार से वर्णन करना है। व्यक्तिकता, उद्देश्य, बुद्धि तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व, संक्षिप्तता और शैली। पहला, व्यक्तिकता। निबंधों में निबंधकार की रुचियों, मन स्थितियों, विचारधारा एवं दृष्टिकोण की छाप रहती है। यही व्यक्तिक तत्व है, अतः निसंगत इसका अपना महत्व है और निबंध रचना में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। मोंटेन के निबंधों की लोकप्रियता का कारण उसकी आत्मीयता ही है और हडसन के निबंध भी व्यक्तिकता की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। अपने जन्म काल से ही निबंध यह तत्व लेकर आविर्भूत हुआ है। वस्तुतः यह निजीपन ही निबंध की मूल प्रेरणा है। किसी नूतन विचार या नई दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की प्रबल आकांक्षा ही निबंधकार को निबंध रचना में प्रवृत्त करती है। निबंध का मेरुदंड है निबंधकार का व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व प्रतिष्ठा का प्रारंभ इस निजी विचार, निजी दृष्टिकोण से ही होता है। निजी दृष्टिकोण से विषय का प्रतिपादन निजी विचार, निजी भावानुभूतियों और निजी भाषा शैली के रूप में वह व्यक्तित्व प्रसार करता है। केवल विषय को अपना लेने से कुछ नहीं होता। जब तक इस विषय के संबंध में निजी दृष्टिकोण नहीं, कुछ अपना अपने ढंग पर कहने को नहीं है, तो निबंध नहीं बन सकता। कोई लेख या अन्य निर्व्यक्तिक रचना भले ही इस प्रकार लिखी जा सकती है। संपूर्ण निबंध की पृष्ठभूमि में लेखक का निजी व्यक्तित्व और उसका दृष्टिकोण मुखर होना चाहिए। निबंध में व्यक्तित्व की प्रमुखता को सभी श्रेष्ठ आलोचकों ने मान्यता दी है। आचार्य शुक्ल ने निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता को लक्षित करते हुए कहा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध में व्यक्तिगत को छिपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है उसे अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से देखता है। इसके पीछे उसके निजी अनुभव की प्रेरणा दिखाई देती है। दूसरा तत्व उद्देश्य।
किसी भी रचना का उद्देश्यपूर्ण होना रचना की व्यवहारिक उपादेयता का प्रतीक है। उद्देश्यगत रचना समाज को सीख दे सकने में समर्थ होती हैं। यह उद्देश्य कितना सीमित है या कितना असीमित, यह निबंधकार की लेखन सामग्री पर निर्भर करता है। अपनी आत्माभिव्यक्ति का विस्तार करने के लिए निबंधकार विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट करता है। निबंधकार पूरी तरह से उद्देश्य प्रधान होता है, क्योंकि किसी न किसी लक्ष्य या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही निबंध लिखा जाता है। इसमें व्यष्टि और समष्टि का सामंजस्य हो जाता है। आपत्तियों विपत्तियों को पूरे उभार के साथ प्रकट करता है तो निबंध में उस उद्देश्य तत्व कहा जाता है। यह अनिवार्य नहीं है कि निबंध किसी उद्देश्य को लेकर ही लिखा जाए। प्रत्येक निबंधकार अपनी बात व्यक्तिगत अनुभूतियों तथा वांछित उद्देश्य के अनुसार करता है। इनके अतिरिक्त जन इच्छा पूर्ति, आदर्श निर्माण, नैतिक उत्थान, व्यवहार शिक्षा आदि के उद्देश्य से भी निबंध की रचना की जाती है। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, अध्यापक पूर्ण सिन्हा का मजदूरी और प्रेम, महादेवी वर्मा के जीने की कला आदि निबंधों को उद्देश्य प्रधान निबंध कहा गया है। तीसरा, बुद्धि तत्व या विचार तत्व। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध में बुद्धि तत्व सर्वाधिक रहता है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार निबंध में बुद्धि तत्व से तात्पर्य उस विचार शक्ति से हैं जो एक निबंध को चिंतन मनन की ओर अग्रसर करती हुई उसे किसी एक विषय पर विविध दृष्टियों से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसके द्वारा भावों तथा विचारों का समावेश किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कोई निबंध राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक आदि रूप ग्रहण करता है। कोई भी निबंधकार बुद्धि तत्व की अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान गरिमा के सभी आयाम बौद्धिकता से व्युत्पन्न हैं। विषय प्रतिपादन में एकनिष्ठ भाव से चिंतन के लिए तर्कपूर्ण समता का होना अनिवार्य होता है। जैसे शुक्ल जी के निबंधों में गहन गंभीरता, प्रौढ़ता, चिंतन आदि बुद्धि तत्व अच्छा बन पड़ा है। विचार व बुद्धि तत्व साहित्य का सामान्य तत्व है। साहित्य की सभी विधाओं में निबंध में बुद्धि तत्व सर्वाधिक रहता है। विचारात्मक निबंधों में तो इसकी प्रमुखता रहती ही है। अन्य प्रकार के निबंधों में भी विचारों का कुछ न कुछ प्रतिपादन रहता ही है। विचार तत्व के साथ मौलिकता का प्रश्न भी लगा हुआ है। नए नए विचारों की ऐसी गंभीर उद्भावना होनी चाहिए जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति की ओर दौड़े। अतः विचारों की मौलिकता से यही मतलब है कि लेखक अपने अंतः प्रयास से निकली हुई विचारधारा निबंधों में प्रकट होनी चाहिए। विचारों के प्रतिपादन में किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। वह लेखक का स्वाधीन चिंतन होना चाहिए। निबंध को स्वच्छंदता की सीमा में रखने का और उसे सुनियोजित रूप देने का कार्य बुद्धि ही करती है। इसीलिए उसे भी निबंध का अनिवार्य तत्व माना जाना चाहिए। निबंध का जन जागृति में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बुद्धिवादी युग में हर समस्या का स्पष्टीकरण निबंध की वैचारिकता ने ही किया है। अगला, भाव तत्व। हृदय तत्व को भी भाव तत्व कहते हैं, जो निबंध का आवश्यक तत्व है। भाव तत्व का प्राधान्य यद्यपि भावात्मक निबंधों में ही रहता है, तथापि कुछ न कुछ योग, वर्णनात्मक, विवरणात्मक एवं विचारात्मक निबंधों में भी रहता है। इसके अभाव में भावात्मक निबंधों की रचना हो ही नहीं सकती। अन्य वर्ग के निबंधों में भी रोचकता, सरसता एवं आकर्षण विधान के लिए भावात्मक निबंधों में व्यक्तिक संस्पर्श, हाव भाव
क्रिया प्रतिक्रिया, अपने व समाज के प्रति दृष्टिकोण तथा निर्णय के क्षणों की अभिव्यक्ति के लिए भाव तत्व का विशेष महत्व है। भावात्मकता में गणित और तर्क के लिए कोई स्थान नहीं, परंतु अनर्गल प्रलाप के लिए भी कोई स्थान नहीं। गंभीर गहन चिंतन के आधार पर लिखे गए निबंधों में यह तत्व अपनी अनिवार्यता सिद्ध करता है। विचारात्मक निबंधकार का भी कौशल इसी बात में है कि वह विचार सूत्रों के बीच बीच में अपनी व्यक्तिगत रुचियों, अभिरुचियों, भावनाओं और जीवन तथा जगत के प्रति अपनी रागात्मक प्रतिक्रियाओं को इस प्रकार व्यक्त करता चलें जिससे पाठक का मन उदात्त भाव रस में आनंद लें और लेखक के व्यक्तित्व का पूर्ण आभास उसमें आ सकें। अगला तत्व कल्पना तत्व। कल्पना वस्तुतः सृजन क्षमता के सार्थक विस्तार का परिणाम है। कल्पना का प्रमुख कार्य है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षीकरण अनुभूत पदार्थों, मनोवृत्तियों, भावों एवं विचारों के मानसिक चित्र शब्दों के माध्यम से कराना। यह लेखक के हृदय में उपस्थित होकर नवोन्मेष में सहायक होती है, उसे उसी क्षण उपस्थित करती है। अतः स्वभावतः यह समस्त साहित्यिक रचनाओं का अनिवार्य तत्व है। इस प्रकार कल्पना तत्व भी महत्वपूर्ण तत्व है। अगला संक्षिप्तता। प्राय संक्षिप्तता तो निबंधों का आवश्यक रचना धर्म माना गया है। यह उचित भी है। गद्य की अन्य विधाओं में विस्तार, अधिकता दोषहीन नहीं है, लेकिन निबंधों की सफलता उसके क्लेवर की संक्षिप्तता और उसकी कसावट में ही है। निबंधकार की परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने विषय को संक्षिप्त क्लेवर में प्रस्तुत करे। निबंधकारों का आवश्यक अनावश्यक विस्तार बोझिल बनाता है और उसे एक सूत्रित प्रभाव बाधित होने लगता है। निबंध का आकार सीमित होता है, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि निबंधकार विवेचन की गहराई में बह जाए। निबंध की विस्तृति के संबंध में सदा से ही मतभेद रहा है। इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं है। तो यह बिंदु और अंतिम शैली। निबंध के तत्वों में एक शैली, जिसे अंग्रेजी में स्टाइल या टोन की अपनी ही महत्ता है। जब हम शैली ही व्यक्ति है, मैन इज स्टाइल एंड स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ कहते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। लेखक का व्यक्तित्व तो उसके लिखने के तरीकों से आंका जाता है। मनोवैज्ञानिक उद्घाटन के लिए शैली का महत्व द्विगुणित हो जाता है, क्योंकि निबंधकार का व्यक्तित्व, अस्तित्व, इच्छा, कामना, कार्य, वातावरण उसके द्वारा प्रतिपादित विषयों के लिखने के तरीके से ज्ञात होता है। बात कहने का ढंग ही शैली है। बात में चमत्कार हो तो क्यों न भाएं, नुकीलेपन हो तो कलेजे में क्यों न घुसे, रस हो तो क्यों न उसमें गतिशीलता हो। निबंध का लेखक एक समर्थ लेखक होता है, उसकी लिखने की कला आती है। गद्य तो कोई भी लिख देता है, परंतु निबंध लिखना कसौटी है। निबंध का लेखन पर्याप्त परिष्कार और परिमार्जन का कार्य है। न्यूनाधिक रूप से सभी प्रकार के निबंधों में कल्पना, रागात्मकता, बुद्धि तत्व और शैली तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं। अगला बिंदु निबंध के प्रकार। विषय की दृष्टि से निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और असीम है। विषयों के दृष्टिकोण से निबंध भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं। प्रधानतः विषयों की विविधता एवं प्रतिपादन शैली की विधि के आधार पर अनेक विद्वानों ने निबंधों के विषय में विभिन्न प्रकार अपने अपने मतानुसार पृथक पृथक रूप बताए हैं। वस्तुतः निबंध एक उत्कृष्ट साहित्यिक विधा है। यह हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों के प्रकारों को निबंध की प्रमुख शैलियों के आधार पर वैचारिक, भावात्मक और वर्णनात्मक में बांटा है। हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक बाबू गुलाब राय ने निबंध में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक 4 भेद किए हैं। डॉक्टर जयनाथ नलिन ने निबंध के 5 प्रकार स्वीकार किए हैं: विचारात्मक, भावात्मक, व्यक्तिक,
वर्णनात्मक और विवरणात्मक। उपयुक्त विविध मतों का विश्लेषण करते हुए हम विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के निम्नलिखित भेद कर सकते हैं: विचार प्रधान, भाव प्रधान, वर्णन प्रधान, आत्मपरक, हास्य व्यंग्य परक और ललित निबंध। विचार प्रधान निबंध: जिन निबंधों में बुद्धि की प्रधानता हो उन्हें विचार प्रधान निबंध कहते हैं। ऐसे निबंधों में निबंधकार का चिंतन, मनन एवं सजग मस्तिष्क झलकता है। ऐसे निबंधों में विषय का सारगर्भित तथा संगत और विश्लेषण प्रधान प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा, भाव प्रधान निबंध। भाव प्रधान निबंधों में हृदय की उदात्त अनुभूतियों, तीव्र भावनाओं और भावुकता का सुंदर समावेश रहता है। इसमें विचार पक्ष गौण रहता है और भाव पक्ष प्रधान रहता है। तीसरा, वर्णन प्रधान निबंध। वर्णनात्मक निबंध किसी स्थान या व्यक्ति विशेष का वर्णन प्रस्तुत करने वाले होते हैं। निबंधकार अपनी शैली के अनुसार उसमें भावुकता और कल्पना का समावेश भी कर सकता है, परंतु मुख्य बात वर्णन होता है। पर्यटन से संबंध रखने वाले निबंध प्राय वर्णनात्मक होते हैं। प्रकृति का सौंदर्य, किसी वस्तु का वर्णन, स्थान का वर्णन, व्यक्ति का वर्णन इसी प्रकार के निबंधों में समाविष्ट होते हैं। राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा के निबंध ऐसे ही निबंध कहे जा सकते हैं। वर्णनात्मक निबंधों में भाषा का सहज प्रवाह और वर्ण क्रम ऐसे ढंग में चलता है कि सूचनात्मक होते हुए भी अखरता नहीं है। निबंधों को नीरसता से बचाने के लिए कल्पना का भी सहारा लेना पड़ सकता है। वर्णन प्रधान निबंध वर्णनात्मक कहलाते हैं। इस प्रकार के निबंधों में विचार, अनुभूति, कल्पना, वर्णन को प्राणवान, मोहक, आकर्षक, रसीला बनाने के लिए सचेष्ट रहते हैं। यह तत्व साधन बन स्थानगत चित्र उपस्थित करते हैं। ये चित्र निबंध में साध्य हैं। अगला, आत्मपरक निबंध। व्यक्तिक या निजात्मक निबंधों को विचारात्मक, भावात्मक निबंधों के अंतर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसमें इन दोनों प्रकार के निबंधों की विशेषताएं प्रमुख होती हैं। यह निबंध संस्मरण के अधिक निकट होते हैं। यह निबंध इतने स्वाधीन, व्यक्तिक, पृथक और सशक्त होते हैं कि विचारात्मक निबंधों की तरह विचारों में डूबे हुए किंतु आत्मा में तले में जाकर बैठ जाने वाले तथा भावात्मक निबंधों की तरह चंचल किंतु उन्मुक्त हैं। महादेवी आत्म प्रधान अथवा आत्माभिव्यंजक भी कहा जाता है। इन निबंधों में व्यक्तिक या आत्मतत्व का प्राधान्य रहता है। आत्मपरक निबंध विचारात्मक या भावात्मक निबंध की सीमा में नहीं आता। इन निबंधों का स्वरूप इतना स्वाधीन, व्यक्तिक, पृथक और प्राणवान होता है कि इनमें किसी की गोद में यह बैठ नहीं पाता। भावात्मक और विचारात्मक निबंध में भी कलाकार अपने व्यक्ति की प्रतिष्ठा करता है, पर उसमें उसका व्यक्ति रहते हुए बहुत कुछ अलग भी रहता है। मतलब इसके आकार में उमड़ते विचारों और झलकते भावों को किसी अन्य का बिल भी लेबल नहीं लगाया जा सकता। अगला, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती है। इन निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली में समाज और बुराइयों का पर्दाफाश किया जाता है। भाषा और विचार की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम यह शैली है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली वह है जो समाज में पनप रही गड़ी सली धारणाओं को काटने का काम करती हैं। इस प्रकार के निबंधों में लेखकों ने समाज के आडंबर व अंधविश्वासों की खूब खबर ली है। इन विचारों को जब व्यंग्यात्मक भाषा की तान पर चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तब लक्ष्य केवल तिल मिलाकर रह जाता है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक का रस लक्ष्य सामाजिक विसंगतियों की तरफ रहता है, क्योंकि वह समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ हम सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। व्यंग्य समाज
ही नहीं, धार्मिक और राजनीतिक भी होता है। बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, कुबेरनाथ राय, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर प्रसाई आदि हास्य निबंधकार इस श्रेणी के हैं। अगला ललित निबंध। ललित निबंध शब्द हिंदी में वस्तुतः मराठी भाषा से आया है। यह अंग्रेजी में पर्सनल एसे के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसके अन्य नाम आत्मपरक निबंध, व्यक्तिवादी निबंध, व्यक्ति व्यंजक निबंध, निजात्मक निबंध हैं। ये निबंध अभिव्यक्ति के श्रेष्ठ माध्यम हैं। इसमें कोई एक विषय निश्चित नहीं होता, व्यक्तिपरकता यहाँ प्रधान होती है। ललित निबंध के बारे में प्रभाकर माचवे ने इसे आत्मनिबंध, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ललित आत्मपरक निबंध, डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त ने इसे व्यक्तिगत निबंध, विद्यानिवास मिश्र ने इसे व्यक्ति व्यंजित निबंध कहा है। ललित निबंध शब्द निबंध में ललित विशेषण जोड़ने से बना है। ज्ञान शब्दकोश में ललित शब्द के निम्न अर्थ बताए गए हैं: सुंदर, रमणीय, निर्दोष, प्रिय, श्रृंगार रस का एक कायिक भाव। वृहत हिंदी कोश में ललित क्रीड़ाशील, कामी, सुंदर, रमणीय, प्रिय अर्थ आदि बताए गए हैं। वामन शिवराम आपटे ने ललित के साथ निम्न शब्द बताए हैं, उसके अर्थ बताए हैं: क्रीड़ाशक्त, खेलने वाला, इटलाने वाला, श्रृंगार प्रिय, क्रीड़ा प्रिय, स्वेच्छाचारी, विषय आसक्त, प्रिय, सुंदर, मनोहर, सुहावना, लावण्य में, रुचिकर, अभीष्ट, मृदु, कोमल आदि। ललित साहित्य से तात्पर्य। डॉक्टर रामरतन भटनागर ललित साहित्य में विषय में लिखते हैं: ललित साहित्य में साहित्य की वह सब कोटियाँ आएगी जिसमें बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं जितना भाव पक्ष। ललित साहित्य निबंध का स्वरूप और परिभाषा। ललित निबंध हम सौंदर्य निष्ठ निबंध को भी कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में इस प्रकार की रचना को निबंध के अंतर्गत डाल दिया जाता है गया है। अतएव सामान्य निबंध से भेद स्थापित करने के लिए व्यक्ति प्रधान अथवा व्यक्तिगत आत्मपरक लघुखंड को ललित निबंध कहा जाने लगा है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने भी ललित निबंधों को व्यक्ति व्यंजित निबंध कहा है।